तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। तो इसका तो 4s होगा, इसका 5s, इसका 6s, इसका 7s। जब ये 7s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 6d होगा, 6s में जाएंगे तो 5d हो गया, 5s में जाएंगे तो 3d हो गया, सॉरी 4d हो गया, और 4s में जाएंगे तो हमारा ये 3d हो गया। तो 3d में इस तरीके से क्या है कि एक कोष भरने के पश्चात पीछे जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा जाता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे तत्वों के, वो दो कोषों के मध्य भरे जाते हैं। तो दो कोषों के मध्य हो गए, यानी इसका स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 3d और 4s यानी तीसरे और चौथे कोष के मध्य में है। तो तीसरा और चौथा कोष दोनों कोषों के साथ भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो विशेषकर छोटी छोटी बातें इसके अंदर हो जाती हैं, उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी बात क्या हुई कि फर्स्ट श्रेणी जो है वो कहाँ से कहाँ शुरू होती है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक शुरू होती है। दूसरी श्रेणी जो है वो टीरियम से लेकर के कैडमियम तक। तीसरी श्रेणी जो है वो हमारी लैंथिनम से मरकरी तक। इस प्रकार हम इन श्रेणियों को आगे जा कर के सीख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमारी श्रेणी है। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने आपको बता दिया है। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, ns 1 से 2 और n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं, जिसका कोड वर्ड मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरे जाएंगे। हम एक उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के भी बता देता हूँ मैं आपको। वो इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारा कौन सा है, क्रोमियम का ले रहे हैं। किसका भर दे रहे हैं हम, क्रोमियम का। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास भर रहे हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो हमने लिखा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d4। अभी हमारा जो है वो क्रम से, जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा जाता है उस क्रम से हमने अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास भर दिए, कॉमा लगा दिए। अब हमें देखने को क्या मिलता है, देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर हमारे कोड वर्ड ये बता रहे हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इसका मतलब हमने इसमें क्या कर दी, गलती कर दी। तो गलती को कैसे सुधारा जाता है, क्यों सुधारा जाता है, ये अपवाद का क्या है। ये अपवाद की चर्चा इसलिए की गई है कि डी में हमारे क्या होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। इन 5 कक्षक में वो ये कहते हैं कि जब किसी उपकोष में, डी उपकोष की बात करें, एफ उपकोष की बात करें, यहाँ पर ये चर्चा ज़्यादा की गई है कि जब आधे से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन, के कक्षकों की संख्या से आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो इनकी ऊर्जाएं जो हैं वो घट जाती हैं, क्योंकि वो सिमेट्री को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों घट जाती है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, सिमेट्री को नहीं, सममिति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सममिति को प्राप्त करेंगे तब जब उनकी ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, कम। तो हमने क्या किया, इसमें 1 भर दिया, इसमें 2 भर दिया, इसमें 3 भर दिए, इसमें 4 भर दिए। 4 भरने के बाद इसकी ऊर्जा तब तक ज़्यादा रहती है जब तक ये आधे से ज़्यादा नहीं भरे जाते, और जैसे ही आधे से ज़्यादा भर जाते हैं वैसे ही इसकी ऊर्जा कैसी हो जाती है, कम। और कम कितनी हो जाती है कि वो 4s से पहले आ जाता है। कितना आ जाता है, 4s से पहले। इसका मतलब अब हमारा जो कक्षक है वो 4s इसके बाद में है। तो हुंड और ऑफबाउ का नियम क्या कहता है, हुंड और ऑफबाउ का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। जब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं तो 4s से पूछता है हुंड के, भाई तूने 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भर लिए, ऊर्जा तो इसकी इसमें कम दिखाई दे रही है। तो हमारा क्या है, जो 4s है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके, यानी हमारा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाता है। तो उस समय क्या होगा, इस कंडीशन में s में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 की जगह 5 हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरीके से अपवादित की श्रेणी में डाला गया है। आप इनको याद करेंगे। 11वीं क्लास में जो इलेक्ट्रॉन विन्यास की श्रेणी दी है उसमें स्टार के द्वारा इंडिकेट किया गया है। आप उन्हें देख लेंगे कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हमारे हुंड और ऑफबाउ के नियम बताते हैं उसके अनुसार नहीं भरे जाते। कहीं न कहीं उसमें क्या है, कोई समस्या उत्पन्न हुई है। इस समस्याओं को दूर किया जाता है, उनको याद करके आप देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, हमारा क्रोमियम की जगह हम लिखेंगे कॉपर का। तो कॉपर का होता है 29 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमने यहाँ 2 कर दिए और 2 करने के बाद पश्चात हमने यहाँ भर दिए कितने, 9 हो गए। 2 2 4 अच्छे 10 और 2 12 अच्छे 18 2 20 और 9 29। लेकिन 29 का क्रम क्या हो गया, क्रम हो गया ये। अब ये पेयर्ड की ओर चले गए। जैसे इनमें इतने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए इसकी ऊर्जा फिर कम हो गई
और फिर कम हो जाने के बाद इसकी ऊर्जा जो है वो इनके बीच में फिलअप हो गई, 4s से ये पहले आ जाएगा। तो 4s से पहले आएगा तो 4s का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएगा और इनको पेयर्ड कर लेगा। जैसे ये पेयर्ड हो जाएंगे, इसका मतलब है कि अब 9 की जगह कितने हो गए 10, और यहाँ 1 की जगह कितने हो गए, 2 की जगह हो गए 1। अब जैसे 2 की जगह 1 हो गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे। कितने का, जिंक का, Zn का। Zn हमारा कितना होता है 30। जब 30 का इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ये तो हमारा 29 का है, तो 30वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, हमारा S में जाएगा। और 30वां इलेक्ट्रॉन जो है जिंक का, 30वां इलेक्ट्रॉन S उपकोष में जाता है, न कि D उपकोष में जाता है। इसी कारण हम क्या करते हैं कि ये जो तत्व होते हैं हमारे इस श्रेणी के, यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश नहीं करता। बाकी के सभी के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन जिंक का नहीं करता तो हम इस जिंक की कैटेगरी में से नहीं लगाते, क्योंकि जिंक को क्या होता है, पहले से ही कॉपर के पास से ही हमने डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे प्राप्त होते हैं। तो जब डी में पूरे प्राप्त होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व नहीं मानते हैं। आपको बोर्ड में ये प्रश्न बनता है कि इन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्यों नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते उसका रीजन है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकोष में प्रवेश नहीं करता। इससे पहले के जो तत्व होते हैं वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो तीनों तत्व हैं ये हमारे सिक्का धातु कहलाते हैं, कॉइन मेटल। कॉइन मेटल, कॉइन मेटल का मतलब इनकी सिक्का बनाए जाते थे, इनके सिक्के बनाए जाते थे। कॉपर के सिक्के देखे होंगे आपने, जो है चांदी के सिक्के देखे होंगे आपने, गोल्ड के सिक्के देखे होंगे। ये पुराने मैटर की बात है, पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में सोने चांदी के सिक्के चलते थे, कॉपर के भी सिक्के चलते थे। तो ये सिक्के जो है इन्हें क्या कहते हैं, सिक्का धातु कहते हैं। इनको कैडमियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम डी ब्लॉक के तत्व नहीं मानते, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है वो डी बेस, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में नहीं जाता। तो ये हमारी जो बात थी वो आज चर्चा हल्की सी थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। यही चर्चा जो है वह हमारी आगे जा कर के अगले वीडियो में, इसी पाठ के अगले वीडियो में काम आएगी। तब तक के लिए, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इसके आगे का मैटर जो है हम अगले वीडियो में देंगे। और हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे वीडियो को खोजते रहें, आपको सारा जानकारी इसी प्रकार की मिलेगी। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल, और हमारे चैनल को देखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें धन्यवाद दें, विदा दें। जय हिंद, जय भारत।